नैन्सी की आवाज कमरे में हल्के हल्के तैर रही है, नरम, स्नेह भरी, अपने छोटे बच्चे से प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करती हुई। फिर हंसी सुनाई देती है। साधारण घरेलू आवाजें। एक युवा परिवार, एक शांत, निजी पल में कैद। 18 महीने का देविंदर, उसका नन्हा भाई रविंदर और उनके माता पिता। बाहर से देखने पर यह एक ऐसा जीवन था जिसे अधिकांश लोग ईर्ष्या से देखते। अनिल चौहान एक सफल व्यवसायी थे। उनकी पत्नी नैन्सी स्नेही और समर्पित थी। दोनों मिलकर अपने दो छोटे बच्चों को ऐसे घर में पाल रहे थे जो स्थिर, सुरक्षित और प्रेम से भरा हुआ दिखाई देता था। लेकिन फरवरी 2003 में उस घरेलू वीडियो के रिकॉर्ड होने के सिर्फ 2 दिन बाद उस जीवन का हर निशान गायब हो गया। चौहान परिवार के सभी 5 सदस्य लापता हो गए। न कोई विदाई, न कोई स्पष्टीकरण, न यह संकेत कि वे कहाँ गए। पुलिस के सामने एक ऐसा रहस्य था जो तर्क से परे था। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, एक साथ गायब। दोस्त और पड़ोसी समझ नहीं पा रहे थे कि बिना किसी स्पष्ट समस्या के एक परिवार अचानक सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकता है। शुरुआत में जांचकर्ताओं ने एक असंभव सी संभावना पर विचार किया। क्या चौहान परिवार ने खुद गायब होने का निर्णय लिया था? लेकिन जैसे जैसे तलाश बढ़ी, सबूतों के टुकड़े सामने आने लगे। ऐसे संकेत जो गतिविधि की ओर इशारा करते थे, योजना की ओर, और सतह के नीचे छिपे किसी कहीं अधिक अंधेरे सच की ओर। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की बनने वाली थी जो पूरे परिवार को गायब कर देने की क्षमता रखता था। इसके पीछे था एक असाधारण छल, ऐसा षड्यंत्र जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने रचा था जो पैसे के लिए किसी भी सीमा को पार करने को तैयार था। एक अपराध इतना सुनियोजित, इतना विचलित कर देने वाला कि अनुभवी जासूस भी यह मानने में हिचकिचा रहे थे कि यह सचमुच हुआ है। साल 2003 में अनिल चौहान हीथ्रो हवाई अड्डे के पास स्थित अपने फल आयात व्यवसाय का संचालन कर रहे थे। कंपनी का नाम था CIBA फ्रेट। व्यवसाय व्यस्त था, लाभदायक था। अपने कर्मचारियों के बीच अनिल मिलनसार और उदार माने जाते थे। वे दूर बैठे आदेश देने वाले अधिकारी नहीं थे। जब काम बढ़ जाता तो वे देर तक रुकते, स्टाफ के लिए खाना मंगवाते। कार्यालय का माहौल किसी कार्यस्थल से अधिक एक विस्तारित परिवार जैसा महसूस होता था। लेकिन सफलता के साथ पहचान आती है, और पहचान के साथ जोखिम। उसी वर्ष जनवरी में हाल ही में जेल से रिहा हुआ एक व्यक्ति CIBA फ्रेट में नौकरी की तलाश में पहुंचा। उसका नाम था केनेथ रेगन। रेगन ने खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो अपना जीवन फिर से बनाना चाहता है। उसने कहा कि वह सीधा रास्ता अपनाना चाहता है, अपना अतीत पीछे छोड़ देना चाहता है। और अनिल चौहान ने उसकी बात सुनी। अनिल खुद भी टैक्स से संबंधित अपराधों के कारण सजा काट चुके थे। वे जानते थे कि आपराधिक रिकॉर्ड के साथ जीना क्या होता है। वे दूसरे मौके में विश्वास करते थे, कभी कभी एक से अधिक मौकों में भी। यही विश्वास, यही सहानुभूति चुपचाप उस व्यक्ति के लिए दरवाजा खोल रही थी जो जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। और उस समय उस गोदाम के भीतर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दरअसल अंदर क्या प्रवेश कर चुका है। यदि अनिल दूसरे मौके पर विश्वास कर सकते थे तो रेगन जानता था कि वह अकेला नहीं रहेगा। ऊपरी तौर पर केन रेगन मेहनती कर्मचारी था। वह डिलीवरी चलाता, शारीरिक काम से पीछे नहीं हटता। लोगों को वह एक भरोसेमंद कर्मचारी जैसा ही दिखाई देता था। लेकिन केनेथ रेगन कोई साधारण ड्राइवर नहीं था। 5 साल पहले उसका जीवन बिल्कुल अलग था। 1990 के दशक के अंत में रेगन एक अनुभवी ड्रग तस्कर था। अपराध जगत में उसका एक नाम था, कैप्टन कैश। हीथ्रो के आसपास उसने कई फ्रेट कंपनियां स्थापित की थीं, जिनका उपयोग वह देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के आवरण के रूप में करता था। लंदन के बड़े अपराधियों से उसकी पहचान थी। वह खुलकर खर्च करता था, तेज रफ्तार जीवन जीता था, और कुछ समय तक वह सफल भी रहा। उसी दौर में उसकी मुलाकात बेलिंडा ब्रूइन से हुई, एक प्रभावशाली सोशलाइट और सेलिब्रिटी एजेंट। दोनों एक फैशनेबल लंदन बार में मिले। दो अलग दुनिया के लोग। बेलिंडा को रेगन थोड़ा खुरदुरा लेकिन आत्मविश्वासी लगा। अच्छे कपड़े, चमकदार घड़ी, हमेशा पैसा खर्च करता हुआ। वह ऐसा व्यक्ति था जो सफलता का प्रदर्शन करना चाहता था, चाहे वह वास्तव में अर्जित की गई हो या नहीं। वह हर जगह नकद रखता था, उच्च मूल्य वाले नोटों की मोटी गड्डियां, कभी कभी एक ब्रीफकेस भरकर। उसके लिए पैसा प्रतिष्ठा था, सबूत कि वह मायने रखता है। बाद में बेलिंडा को एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही रेगन के प्रभाव क्षेत्र में खिंचती चली गई थी। जो शुरुआत में ध्यान जैसा लगा, वह जल्द ही आसक्ति में बदल गया। रेगन बार बार संपर्क करता, फोन कॉल,
ईमेल, संदेश, जो उनकी सीमित पहचान को देखते हुए असामान्य रूप से तीव्र और अस्थिर करने वाले थे। और फिर एक और चिंताजनक बात सामने आई। रेगन दूसरों से कहने लगा कि बेलिंडा उसकी गर्लफ्रेंड है, जबकि बेलिंडा ने ऐसा कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इससे पहले कि यह तनाव पूरी तरह सामने आता, रेगन फिर गायब हो गया। 17 जून 1978 को उसे 25 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। संभावित 18 साल की सजा का सामना करते हुए रेगन ने एक सोचा समझा निर्णय लिया। उसने सहयोग किया। उसकी दी गई जानकारी के आधार पर 1 दर्जन बड़े अपराधियों को दोषी ठहराया गया। इसके बदले उसकी सजा में भारी कमी कर दी गई। 4 साल बाद जब रेगन जेल से बाहर आया तो चमक दमक खत्म हो चुकी थी। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अपराध जगत के पुराने साथी उससे दूरी बना चुके थे। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से बंगले में रहने लगा, क्रोधित, आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई थी। रेगन वापस लौटना चाहता था, और जब उसने अनिल चौहान की फ्रेट कंपनी को देखा तो उसे एक आदर्श माध्यम दिखाई दिया। इसके बाद जो हुआ वह न तो कोई साधारण डकैती थी और न ही किसी कंपनी पर जबरन कब्जा। यह उससे कहीं अधिक ठंडा और सुनियोजित था। रेगन ने एक जाल बुनना शुरू कर दिया। सीआईबीए फ्रेट में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उसने अनिल के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने दावा किया कि वह ऐसे निवेशकों को जानता है जो कंपनी खरीदने में रुचि रखते हैं। जो राशि उसने बताई 3 मिलियन पाउंड वह सोच समझकर चुनी गई थी, इतनी बड़ी कि अनिल रुककर सोचें, और इतनी वास्तविक कि घर में पहले से चल रही बातचीत से मेल खा सके। नैन्सी अक्सर भारत लौटने की बात करती थी, सेवानिवृत्ति की, अपने बच्चों को एक अलग भविष्य देने की। जब अनिल इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, उसी समय रेगन अपनी योजना के अगले चरण की ओर बढ़ चुका था। कंपनी ही एकमात्र चीज नहीं थी जिस पर वह नियंत्रण चाहता था। उसी अवधि में बेलिंडा ब्रुइन लंदन छोड़कर डेवन के एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संपत्ति में रहने चली गई थीं। रेगन के जेल में बिताए वर्षों के दौरान उसका जुनूनी संपर्क रुक गया था, लेकिन अब रिहा होने के बाद उसने फिर से संपर्क किया। इस बार उसने इसे व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत किया। बेलिंडा उस समय आर्थिक दबाव में थीं, 2 बच्चे, बड़ा मॉर्गेज, व्यक्तिगत जीवन में उथल-पुथल। जब रेगन ने एक अवसर की बात की तो उन्होंने ध्यान से सुना। उसने कहा कि वह सीआईबीए फ्रेट का अधिग्रहण करने वाला है और उसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर की आवश्यकता है। जो वेतन उसने प्रस्तावित किया वह असाधारण था, विशेषकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे फ्रेट या लॉजिस्टिक्स का कोई अनुभव नहीं था। शुरुआत में यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन रेगन बार बार राशि बढ़ाता गया, जब तक कि वह इतनी अधिक नहीं हो गई कि उसे अनदेखा करना लगभग असंभव हो गया। ये नौकरी उसे बेलिंडा के एकांत घर जाने का बहाना भी दे रही थी। बार बार, अक्सर मामूली कागजी कार्य के नाम पर। छोटे छोटे कारण जो लंबी ड्राइव और छोटी मुलाकातों को सही ठहराते थे। और धीरे धीरे एक और बात स्पष्ट होने लगी। रेगन सिर्फ बेलिंडा या कंपनी में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसका ध्यान बढ़ते हुए उस जमीन पर टिकने लगा, उस फार्म हाउस पर, उस संकरी कीचड़ भरी पगडंडी पर जो वहां तक जाती थी। उस समय यह एक मामूली अजीब सी बात लगी। बाद में यही बात अलग अर्थ लेने वाली थी। रेगन उस जगह को बदलने की बात करता, पेड़ काटने की, दीवारें खड़ी करने की, इलेक्ट्रिक गेट लगाने की। वह ऐसे बोलता जैसे वह फार्म हाउस किसी और का घर नहीं बल्कि उसका अपना प्रोजेक्ट हो, जो उसके अनुमोदन का इंतजार कर रहा हो। वह जमीन की आलोचना करता, कीचड़ की, रास्ते की। कहता यह बदसूरत है, कहता वह इसे खूबसूरत बना सकता है। असल में यह स्वामित्व जैसा लगता था, जो उसने कमाया नहीं था लेकिन पहले ही बोलकर व्यक्त कर दिया था। फरवरी तक अनिल चौहान ने अपना निर्णय ले लिया। उन्होंने उन निवेशकों से मिलने के लिए सहमति दे दी जिनके बारे में रेगन ने दावा किया था कि वे कंपनी खरीदने के लिए तैयार हैं। वैलेंटाइन डे से पहले वाले गुरुवार की सुबह अनिल अपने कार्यालय से यह कहकर निकले कि उनकी स्टोनहेंज के पास एक मीटिंग है। उन्होंने कहा कि वे व्यवसाय बेचने जा रहे हैं और संपर्क में रहेंगे। सीआईबीए फ्रेट में किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। अगले सोमवार सुबह कर्मचारी एक ऐसी घोषणा के साथ सामना कर रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। केन रेगन उनके सामने खड़ा था। उसने बेलिंडा ब्रुइन को कंपनी की नई मालिक के रूप में परिचित कराया। कमरे में भ्रम था, सदमा, चिंता। कर्मचारी आपस में फुसफुसा रहे थे। अनिल कहाँ गए? क्या ये बिक्री सच में हुई है? उनकी नौकरियों का क्या होगा? रेगन ने एक पत्र प्रस्तुत किया।
उसमें लिखा था कि अनिल ने कंपनी बेच दी है और नैन्सी के साथ विदेश में सेवानिवृत्त हो गए हैं, स्वास्थ्य कारणों से। पत्र पर अनिल चौहान के हस्ताक्षर थे। काम नहीं रुका, रुक भी नहीं सकता था। व्यवसाय बहुत व्यस्त था। लोगों के मन में जो भी संदेह थे, वे समय सीमाओं और डिलीवरी के दबाव में दब गए। बेलिंडा को एक डेस्क और कंप्यूटर दिया गया। उन्हें कंपनी के खातों की समीक्षा शुरू करने के लिए कहा गया। लेकिन दूसरे ही दिन उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ। CIBF फ्रेट जाने के बजाय जहां रेगन उनका इंतजार कर रहा था, वे डेवन स्थित अपने घर लौट गईं। जैसे ही वे अपने ड्राइववे में पहुंची, उन्हें तुरंत कुछ असामान्य लगा। एक पुरानी, क्षतिग्रस्त जैगुआर बाहर खड़ी थी। उनके खेत में 2 पुरुष एक डिगर मशीन चला रहे थे। वे केन रेगन के दोस्त थे। बेलिंडा क्रोधित हो गईं। उन्होंने पूछा, वे उनकी जमीन पर क्या कर रहे हैं? जो जवाब मिला वह लगभग अविश्वसनीय था। उन्होंने कहा, वे उनके लिए ड्रेनेज की खाई बना रहे हैं। खेत में पहले ही एक चौड़ी खाई खोदी जा चुकी थी, जो हेज के किनारे किनारे चल रही थी। न कोई अनुमति, न कोई सूचना, सिर्फ खुदाई। जब रेगन वहां पहुंचा तो बेलिंडा ने उसका सामना किया। मुद्दा यह नहीं था कि जमीन को ड्रेनेज की आवश्यकता थी या नहीं। मुद्दा था नियंत्रण, बिना पूछे किसी का निर्णय लेना और उसकी संपत्ति को खोद डालना। रेगन ने बात टाल दी। कहा, उसे लगा कि वह इसकी सराहना करेंगी। उन्होंने नहीं की। खेत बर्बाद लग रहा था। उन्होंने तय किया कि इसे भरवा दिया जाएगा। लेकिन उन्हें वह अवसर कभी नहीं मिला। साल 2003 में केनेथ रेगन उस जीवन को फिर से हासिल करने के करीब था, जिसका वह खुद को हकदार मानता था। अनिल चौहान गायब थे। रेगन अब एक बॉन्डेड वेयरहाउस के नियंत्रण में था, गैरकानूनी आयात के लिए आदर्श आवरण। और बेलिंडा ब्रुइन, वह महिला जिसके प्रति वह वर्षों से आसक्त था, अब उसके पैरोल पर थीं। बाहर से देखने पर सब कुछ उसके पक्ष में व्यवस्थित होता दिखाई देता था, लेकिन उसकी अचानक सफलता के पीछे की सच्चाई अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। करीब 12,000 मील दूर न्यूजीलैंड में एक पत्रकार ऑनकर वर्मा एक लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा की तैयारी कर रहे थे। नैन्सी चौहान उनकी बहन थी। उन्हें देखे 9 साल हो चुके थे। अब वे अंततः इंग्लैंड आ रहे थे, अपनी बहन और उसके परिवार से मिलने। फिर 15 फरवरी को फोन कॉल अचानक बंद हो गए। नैन्सी ने कॉल नहीं उठाया, उनकी मां ने भी नहीं। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऑनकर ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस से संपर्क किया। एक सामान्य जांच में पुष्टि हुई कि परिवार का घर खाली था। दोस्तों और सहकर्मियों का मानना था कि चौहान परिवार भारत चला गया है। शुरुआत में किसी अपराध का संकेत नहीं था। पुलिस ने समझाया, लोगों को कहीं भी जाने की अनुमति है। संभव है कि परिवार ने बस स्थान बदल लिया हो। लेकिन ऑनकर आश्वस्त नहीं थे। यदि कोई और उनके परिवार को खोजने वाला नहीं था, तो वह खुद खोजेंगे, अकेले, एक ऐसे देश में जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। ऑनकर वर्मा ब्रिटेन के लिए उड़ान भरकर पहुंचे, और जब वे हाउसलो स्थित उस घर में पहुंचे, जो उन्होंने वहां देखा, उसने सब कुछ बदल दिया। ऑनकर घर के भीतर दाखिल हुए और तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ असामान्य है। बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे। बच्चों की बोतलें वहीं रखी थीं जहां उन्हें आखिरी बार इस्तेमाल किया गया था। कपड़े अलमारी में सलीके से रखे थे। फ्रिज में कच्चा खाना पड़ा था, बिना छुआ हुआ। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो यह दर्शाए कि कोई परिवार जाने की तैयारी कर रहा था। फिर उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनका दिल बैठा दिया। उनकी मां की प्रार्थना पुस्तक। वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे वे कभी कहीं छोड़कर नहीं जाती थीं। ऑनकर के लिए उसकी मौजूदगी उस कमरे की किसी भी अन्य वस्तु से अधिक स्पष्ट संकेत थी। ये कोई योजनाबद्ध प्रस्थान नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे। 2 वयस्क, 2 छोटे बच्चे, एक बुजुर्ग मां, बिना एक शब्द कहे, बिना एक कॉल किए, उन्हें बताए बिना गायब हो जाना। ऑनकर दोबारा पुलिस के पास गए। इस बार उन्होंने अधिक दृढ़ता से अपनी बात रखी और अंततः उन्होंने पुलिस को विश्वास दिला दिया कि उनका परिवार अपनी इच्छा से नहीं गया है। पूरी जांच शुरू की गई। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर एंडी रोवेल ने सबसे पहले उस व्यक्ति से बात की जो अनिल चौहान को आखिरी बार जीवित देखने वाला था, केनेथ रेगन। रेगन ने अनिल को आर्थिक दबाव में फंसा व्यक्ति बताया। उसने संकेत दिया कि चौहान संदिग्ध लेन देन में शामिल थे और उन्हें अपना जीवन छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जांच अधिकारी आश्वस्त नहीं हुए। मोबाइल फोन विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने उस दिन दोनों पुरुषों की गतिविधियों को पुनर्निर्मित किया। जिस दिन अनिल गायब हुए, चौहान का फोन पहले हाउसलो क्षेत्र में सक्रिय था, फिर वह स्टोनहेंज की दिशा में बढ़ा। रेगन विल्टन में रहता था, सैलिसबरी के ठीक बाहर। इसके बाद जो सामने आया
उसने सब कुछ बदल दिया। दोनों फोन एक ही स्थान पर मिले। उसके बाद से वे साथ साथ चलने लगे दक्षिण पश्चिम की ओर, वेस्ट कंट्री के अंदरूनी हिस्सों में, एक्सेटर की दिशा में। डेवन डेवन से एकमात्र झांत संबंध था सीआईबीएफ फ्रेट की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बेलिंडा ब्रुइन। जांच अधिकारियों ने उनसे मिलने का निर्णय लिया। जब रेगन को पता चला कि पुलिस बेलिंडा के घर आने वाली है, वह घबरा गया। उसने उन्हें घर के अंदर न आने देने की सलाह दी। कहा वे सिर्फ परेशानी खड़ी करेंगे। दबाव डाला कि वह मुलाकात रद्द कर दें और कहीं और मिलें। बेलिंडा को यह आग्रह असामान्य लगा। पुलिस से मिलने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था, जब तक कि छिपाने के लिए कुछ न हो। उसी दिन बाद में डीसीआई रोवेल को एक अप्रत्याशित कॉल मिला। कॉल करने वाला था रेगन का एक सहयोगी विलियम हॉर्नसी। हॉर्नसी ने दावा किया कि उसने हाल ही में अनिल चौहान से बात की है। उसने कहा कि चौहान अभी भी यूके में हैं और भाग रहे हैं। उसने पुलिस को बताया कि न्यूपोर्ट वेल्स स्थित पासपोर्ट कार्यालय के पास चौहान से मिलने की योजना है। हॉर्नसी के अनुसार उसे चोरी के पासपोर्ट उपलब्ध कराने थे, अर्थात वह पुलिस को चौहान तक पहुंचाने की पेशकश कर रहा था। कुछ ही समय बाद बेलिंडा को पुलिस का कॉल आया। उनके घर की तय मुलाकात रद्द कर दी गई थी। उन्हें बताया गया कि नई जानकारी मिली है और अब उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। लगभग तुरंत ही रेगन का फोन आया। उसे पहले से पता था। उसने बताया पुलिस वेल्स जा रही है अनिल चौहान को गिरफ्तार करने, और उसी क्षण जैसे दबाव हल्का हो गया। चौहान से कथित मुलाकात ईस्टर मंडे के लिए तय की गई, लेकिन सप्ताहांत के दौरान रेगन फिर बेलिंडा की संपत्ति पर पहुंचा, इस बार हॉर्नसी और एक अन्य सहयोगी पीटर रीस के साथ। रेगन ने कहा कि वह उनके अस्तबल के पास वाली पगडंडी पर काम करना चाहता है। वास्तव में वहां कंकड़ बिछाने की आवश्यकता थी। जब एक डिगर मशीन पहुंची तो बेलिंडा ने विशेष ध्यान नहीं दिया। वे अपने बच्चों को लेकर शहर चली गईं और उन्हें काम करने के लिए छोड़ दिया। 2 दिन बाद जांच अधिकारी न्यूपोर्ट पहुंचे। वे पासपोर्ट कार्यालय के बाहर स्थित कांस्य के एक सूअर की मूर्ति के पास तैनात हुए, जो तय मुलाकात स्थल था। रेगन और हॉर्नसी साथ पहुंचे। वे इंतजार करते रहे। फिर ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कॉल और संदेश मिल रहे हों। उनकी शारीरिक भाषा बदल गई। हताशा, चिड़चिड़ापन, कुछ स्पष्ट रूप से योजना के अनुसार नहीं हुआ था। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें चेतावनी मिल गई है। किसी ने फोन कर बताया कि पुलिस को सूचना दे दी गई है। सौदा रद्द कर दिया गया है। अनिल चौहान नहीं आ रहे। अब तक जांच अधिकारी एक बात को लेकर निश्चित हो चुके थे। यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। ये एक मंचन था, और उसके नीचे कहीं गहराई में सावधानी से छिपा हुआ सच था, जिसे अभी उजागर किया जाना बाकी था। न्यूपोर्ट में किए गए कॉल्स का पता लगाया गया, लेकिन वे एक अपंजीकृत फोन तक जाकर रुक गए। जिसने भी यह मुलाकात आयोजित की थी, वह मानो हवा में विलीन हो गया था। अब स्पष्ट था, पुलिस कभी भी अनिल चौहान के करीब नहीं थी। उन्हें जानबूझकर भटका दिया गया था। जब रेगन सीआईबीएफ फ्रेट में ऐसे काम पर लौट आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जांच अधिकारी अपनी मूल योजना पर लौट आए। उन्होंने बेलिंडा ब्रुइन को पूछताछ के लिए बुलाया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रोवेल ने बेलिंडा से कहा कि उन्हें पूरी और ईमानदार बातचीत चाहिए। जब बेलिंडा पूछताछ के लिए निकल रही थीं, रेगन ने उन्हें अलग ले जाकर रोका। उसने कहा, यदि पुलिस पूछे कि वह उनकी जमीन पर क्या कर रहा था, तो वे कहें कि वह उनके पानी की व्यवस्था ठीक करने में मदद कर रहा था। बेलिंडा को यह अजीब लगा। उसने पानी की व्यवस्था देखने की बात तो की थी, लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं हुआ था। सब कुछ पहले से तय किया हुआ लगा, रक्षात्मक। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या लगता है अनिल चौहान के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता। उन्होंने जो कुछ भी जानती थीं सब बताया। फिर उनसे पूछा गया क्या कुछ और भी असामान्य लगा। बेलिंडा कुछ पल रुकीं। फिर उन्होंने रेगन के उस अनुरोध के बारे में बताया, पानी की व्यवस्था की बात, खुदाई के बारे में। उन्होंने स्पष्ट किया उसने किसी पाइप पर काम नहीं किया था। उसने एक ड्रेनेज की खाई खोदी थी। कमरे में तुरंत प्रतिक्रिया हुई। जांच अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसने क्या किया? कुछ ही घंटों में पुलिस डेवन के लिए रवाना हो गई। उन्हें विश्वास था कि वे कुछ भयानक उजागर करने वाले हैं। बेलिंडा के खेत में उस खुदाई स्थल को सावधानीपूर्वक खोदा गया। फोरेंसिक पुरातत्व विशेषज्ञ और पैथोलॉजिस्ट मिट्टी को इंच इंच करके जांच रहे थे। 5 दिनों तक हत्या जांच दल ने खेत की तलाशी ली, लेकिन जिन शवों की उन्हें उम्मीद थी वे वहां नहीं मिले। वे सामान्य से अधिक दूर तक चले गए, स्थिरता का आनंद लेते हुए।
तभी उनमें से एक की नजर पानी में तैरती किसी चीज पर पड़ी। पहले तो ध्यान नहीं गया, बस आकृतियां, शायद कोई मलबा। फिर उनमें से एक ने शब्द कहा, शव। जैसे ही वे पास पहुंचे, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। एक बड़ा शरीर पानी में मुंह के बल तैर रहा था, सूजा हुआ, निश्चल। आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया। दोनों में से एक व्यक्ति लगभग 3 घंटे तक अंधेरे में उस शव के साथ वहीं रहा, इंतजार करते हुए, देखते हुए, नजर हटाने में असमर्थ। वह दृश्य उसकी स्मृति में बस गया। शव को बोर्नमाउथ के एक मोर्चरी में ले जाया गया। लगभग 1 सप्ताह बाद पहचान की पुष्टि हुई। वह अनिल चौहान थे। जो लोग उन्हें जानते थे वे उन्हें देखने गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया यह शांतिपूर्ण मृत्यु नहीं थी। पोस्टमार्टम में सिर के पीछे चोट पाई गई। उनके मुंह पर टेप लपेटी गई थी। मृत्यु का कारण सिर की चोट और दम घुटने का संयुक्त प्रभाव था। अनिल चौहान की हत्या की गई थी। जब उनके कपड़ों की फोरेंसिक जांच हो रही थी, उसी दौरान पुलिस बेलिंडा के खेत में दोबारा तलाश कर रही थी। इस बार उन्हें वह मिला जो पहले छूट गया था, जली हुई कपड़े, आभूषण, बाल। बाद में बालों की पहचान अनिल के रूप में हुई। अब तस्वीर स्पष्ट होने लगी। अनिल की हत्या की गई थी। उनका शव डेवन में दफनाया गया। फिर किसी बात के समय में उसे निकाला गया, नाव के माध्यम से ले जाया गया और बोर्नमाउथ के पास समुद्र में फेंक दिया गया। CIBA फ्रेट में काम करने वालों के लिए यह खोज अंतिम आशा का अंत थी। वे चुपचाप विश्वास करते रहे थे कि शायद एक दिन अनिल लौट आएंगे, कि वे फिर से दरवाजे से अंदर आएंगे, व्यवसाय हो या न हो। शव मिलने के बाद यह संभावना समाप्त हो गई। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था। अब जबकि यह स्पष्ट हो चुका था कि अनिल के साथ क्या हुआ, एक और अधिक भयावह प्रश्न सामने था। नैन्सी का क्या हुआ? बच्चों का क्या हुआ? अनिल की मां का क्या हुआ? खुदाई स्थल का आकार स्वयं कहानी कह रहा था। वह किसी एक शरीर को छिपाने के लिए आवश्यक आकार से कहीं बड़ा था। और जब जांचकर्ताओं ने इस पैमाने को पूरे परिवार की गुमशुदगी के साथ जोड़ा, संकेत बेहद ठंडे थे। वहां एक अलाव जलाया गया था। आभूषण मिले जो संभवतः नैन्सी के थे। छोटे प्लास्टिक फास्टनर भी मिले, वैसे जो शिशुओं के कपड़ों में इस्तेमाल होते हैं। इन सबको साथ रखने पर सबूत केवल एक दिशा में इशारा कर रहे थे। पुलिस को विश्वास था कि पूरा परिवार वहीं दफनाया गया था। उस क्षण से जांच पूरी तरह बदल गई। इसे कैटेगरी ए हत्या जांच के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, सबसे उच्च स्तर, और केनेथ रेगन संदिग्ध से सीधे जांच का केंद्र बन गया। तब तक रेगन का ठिकाना अज्ञात था। विलियम हॉर्नसी भी लापता था। दोनों फरार थे। बेलिंडा जो कुछ सामने आ रहा था उससे अभिभूत थीं। यह विचार कि उनके खेत में शव दफनाए गए हो सकते हैं, स्वीकार करना लगभग असंभव था। उन्होंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, ध्यान बटाने की। एक दिन अपने घोड़े की देखभाल करते समय उन्होंने देखा कि उसका कंबल फटा हुआ है। उन्होंने उसे उतारा, अपनी कार में रखा और उसे लौटाने के लिए पगडंडी से ऊपर चली गईं। तभी उन्होंने उन्हें देखा, रेगन और हॉर्नसी। वे एक कार में बैठे थे। रेगन ने खिड़की नीचे की ओर कहा, उन्हें बात करनी है। हॉर्नसी ने सुझाव दिया कि वे कार में बैठ जाएं और साथ कॉफी पीने चलें। बेलिंडा ने मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाया, कहा कि उन्हें पास के कॉटेज में कंबल लौटाना है। 2 मिनट में वापस आने की बात कही। उन्होंने सहमति दी। बेलिंडा मोड़ के पीछे गई और तुरंत पुलिस को फोन किया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रोवेल ने स्पष्ट निर्देश दिया, चाहे कुछ भी हो, उन्हें उस कार में नहीं बैठना है। अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन जब तक वे पहुंचे, रेगन और हॉर्नसी जा चुके थे। वे यूरोप भाग गए, एक व्यक्ति को पीछे छोड़कर, पीटर रीस, अकेला, और अब किसी की सुरक्षा में नहीं। धीरे धीरे रीस टूटने लगा। वह एक बोर्डिंग हाउस में ठहरा हुआ था। वहीं उसने एक सहनिवासी, वेंडी पाउल्स, से बातचीत शुरू की। आने के कुछ ही घंटों के भीतर वह बोलने लगा, जरूरत से ज्यादा। उसने कहा कि वह टेलीविजन पर आ चुका है, कि उसका संबंध एक लापता परिवार से है, कि पुलिस उसे एक दफन स्थल से जोड़ सकती है। वह बार बार कहता रहा, उसने किसी को नहीं मारा। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे वेंडी सन्न रह गई। उसने कहा, बच्चों को रेगन ने मारा। रेगन ने उन सबको मारा। वेंडी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। फरार होने के 12 दिन बाद पीटर रीस को एक स्थानीय पब से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वेंडी से कई बातों के बावजूद रीस ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और चौहान परिवार के बाकी सदस्यों का भाग्य अब भी अज्ञात रहा।
3 सप्ताह बाद सोलेंट में एक और शव तैरता हुआ मिला। वह नैन्सी चौहान थीं। उनके भाई ने उन्हें देखने की जिद की। शरीर की स्थिति चाहे जैसी भी हो, उन्हें विदाई देनी थी। उनके लिए वह अब भी उनकी छोटी बहन थीं। उन्होंने उनसे बात की, माफी मांगी, कहा उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। वह आखिरी बार था। 2 महीने फरार रहने के बाद केनेथ रेगन को अंततः बेल्जियम में ढूंढ निकाला गया। 6 सप्ताह बाद विलियम हॉर्नसी ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा, बच्चों का भाग्य अब भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था। तीनों प्रमुख संदिग्ध अब हिरासत में थे और तीनों ने एक भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। परिवार के 3 सदस्य अब भी लापता थे। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, कोई ऐसा स्पष्ट अपराध स्थल नहीं जो पूरी कहानी बता सके। पुलिस के सामने एक गंभीर चुनौती थी। उन्हें प्रमाण चाहिए थे, ऐसा ठोस सबूत जो इन लोगों को केवल अनिल चौहान की हत्या से ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के विनाश से जोड़ सके। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि जिस निर्णायक सुराग की उन्हें आवश्यकता थी, वह पहले ही पीछे छूट चुका था और उसे स्वयं अनिल चौहान ने छोड़ा था। अप्रैल 2005 में मामला अदालत पहुंचा। यह ओल्ड बेली के इतिहास का सबसे लंबा आपराधिक मुकदमा बनने वाला था। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का संकल्प लिया कि केनेथ रेगन, विलियम हॉर्नसी और पीटर रीस ने चौहान परिवार के 5 सदस्यों का अपहरण कर उनकी हत्या की। 9 महीनों के दौरान जूरी के सामने लगभग 4,500 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। बैंक रिकॉर्ड, ईंधन रसीदें, दस्तावेज जो अनिल के जीवन को धीरे धीरे खत्म किए जाने की कहानी बताते थे। लेकिन पूरे मामले की नींव एक चीज पर टिकी थी, मोबाइल फोन साक्ष्य। इस समय तक जांचकर्ताओं को विश्वास था कि वे समझ चुके हैं कि क्या हुआ और कौन जिम्मेदार था। फोन ट्रैकिंग ने अनिल चौहान को रेगन, हॉर्नसी और रीस के साथ दर्शाया। साथ साथ उनकी गतिविधियां सैलिसबरी के विल्टन क्षेत्र तक जाती थीं, एक छोटे से बंगले तक। नंबर 3, फोर्ज क्लोज, केनेथ रेगन का घर। अनिल के गायब होने के बाद के महत्वपूर्ण समय में ऐसा एक भी क्षण नहीं था जब इन फोन में से कम एक उस क्षेत्र में मौजूद न हो। जांचकर्ताओं का मानना था कि अनिल को वहीं रोका गया था, निगरानी में, लेकिन विश्वास पर्याप्त नहीं था। उन्हें जूरी को यह दिखाना था कि अनिल के गायब होने के बाद रेगन ने धोखे को कैसे अंजाम दिया। तभी अप्रत्याशित रूप से एक सफलता संदिग्धों के अपने परिवार के भीतर से आई। विलियम हॉर्नसी के बेटे ने पुलिस से संपर्क किया। उसने एक रंगीन प्रिंटर सौंपा और एक धूसर सूटकेस। सूटकेस के भीतर A4 कागज की शीट्स थीं। हर एक पर अनिल चौहान के हस्ताक्षर थे। यह खोज सब कुछ स्पष्ट कर गई। अब पुलिस समझ गई थी कि रेगन ने CIBA के कर्मचारियों को कैसे विश्वास दिलाया कि अनिल ने कंपनी बेच दी और स्वेच्छा से गायब हो गए। सिद्धांत ठंडा और भयावह था। अनिल को फोर्स क्लोज में बंधक बनाकर रखा गया और धमकी के तहत खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। सूटकेस में 10 अतिरिक्त हस्ताक्षरित शीट्स थीं, पहले से हस्ताक्षर किए गए पन्ने, रेगन के लिए बीमा, यदि आगे और जालसाजी की जरूरत पड़े तो उसके औजार। जांचकर्ताओं का मानना था कि रेगन की मूल योजना सरल थी, अनिल चौहान को रास्ते से हटाना। लेकिन एक बार जब उसने वह सीमा पार कर ली तो वापसी का कोई रास्ता नहीं था। नैन्सी अलार्म उठाती, इसलिए योजना का विस्तार हुआ। फोन साक्ष्य से पता चला कि जब पीटर रीस सैलिसबरी में रहा, रेगन और हॉर्नसी हाउंसलो गए, परिवार के घर तक। वे वहां घंटों तक रहे। पुलिस निश्चित रूप से यह नहीं कह सकी कि उस घर के भीतर क्या हुआ था, बस इतना कि उसी दिन पूरा परिवार गायब हो गया। जांच अधिकारियों के लिए यह स्पष्ट था, रेगन के लिए ये हत्याएं भावनात्मक आवेग में किए गए अपराध नहीं थे। ये कदम थे, जरूरी कदम, उस चीज को पाने के लिए जिसकी उसे चाह थी, मानो कपड़े बदलने जितने सामान्य। पुलिस का मानना था कि अनिल चौहान की हत्या रेगन के बंगले में हुई थी, लेकिन इसे साबित करना अलग बात थी। फोर्ज क्लोज की संपत्ति की पूरी फोरेंसिक जांच में लगभग कुछ भी नहीं मिला। कमरों को दोबारा सजाया गया था, कारपेट हटा दिए गए थे, फर्नीचर बदल दिया गया था। घर का हर कोना इस ओर संकेत करता था कि सबूत मिटाने की जानबूझकर कोशिश की गई है। लेकिन संदेह भर से दोष सिद्ध नहीं होता। मामला एक असाधारण अकेले प्रमाण पर टिका था, कुछ छोटा, कुछ जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। एक वस्तु जो पोस्टमार्टम के दौरान एकत्र की गई और फिर लगभग 8 महीने तक भंडारण में पड़ी रही, एक सुराग जिसे अनिल चौहान अपने अंतिम क्षण तक साथ लेकर चले थे। वह एक मोजा था, उनके दाहिने पैर का मोजा।
और उसके भीतर वह प्रमाण था जो अंततः उनकी ओर से बोलेगा। पहली नजर में मोजा महत्वपूर्ण नहीं लगा। आमतौर पर मोजों का साक्ष्य के रूप में बहुत कम महत्व होता है, लेकिन औपचारिकता के तहत जांचकर्ताओं ने शेष कपड़ों को भी आगे की जांच के लिए भेजने का निर्णय लिया। जब वैज्ञानिक ने सावधानी से मोजा खोला तो उसमें से कुछ अप्रत्याशित गिरा। एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, नाजुक, पानी से क्षतिग्रस्त, स्पष्ट रूप से समुद्री पानी के संपर्क में आया हुआ। लेकिन जिस तरह उसे बार बार मोड़कर रखा गया था, उसने उसे सुरक्षित रखा था। वह एक पत्र था, चेल्टेनहैम एंड ग्लॉस्टर बिल्डिंग सोसाइटी का। पता लिखा था केनेथ रेगन, नंबर 3, फोर्ज क्लोज। पत्र की तारीख थी 12 फरवरी 2003, ठीक वही दिन जब पुलिस का मानना था कि अनिल चौहान रेगन के बंगले में बंदी बनाकर रखे गए थे। उस क्षण सब कुछ एक साथ स्पष्ट हो गया। उस पत्र को अपने मोजे के भीतर छिपाने के लिए अनिल को पता होना चाहिए था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें समझ आ गया होगा कि वे आसन्न मृत्यु का सामना कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक संदेश था, एक अंतिम प्रतिरोध जो तब बोले जब वे स्वयं नहीं बोल सकते थे। जांचकर्ताओं के लिए यह क्षण भारी था। यह प्रमाण था कि अनिल चौहान को फोर्ज क्लोज में कैद रखा गया था। यह प्रमाण था कि किसने उन्हें वहां रोका। यह प्रमाण था जो मानो कब्र के पार से भेजा गया हो। 9 महीनों की सुनवाई, साक्ष्यों और गवाहियों के बाद जूरी ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया। पीटर रीस को अनिल चौहान की हत्या के लिए 23 वर्ष की सजा सुनाई गई। केनेथ रेगन और विलियम हॉर्नसी दोनों को चौहान परिवार की हत्या के लिए 5 क्रमिक आजीवन कारावास की सजा दी गई। वे कभी रिहा नहीं होंगे। बाद में अनिल की सास चरणजीत कौर के अवशेष आइल ऑफ वाइट के तट के पास से बरामद किए गए, लेकिन दोनों बच्चों 18 महीने के देवेंद्र और 8 सप्ताह के रविंदर के शव कभी नहीं मिले। जांच अधिकारियों के लिए इस अपराध का कारण उसे और भी कठिन बना देता था। यह निराशा नहीं थी, यह मानसिक असंतुलन नहीं था, यह नियंत्रण खो देने की स्थिति नहीं थी, यह लालच था, शुद्ध, सुनियोजित, स्वार्थपूर्ण लाभ की चाह। ऑनकर के लिए सवाल कभी खत्म नहीं हुए। पहले किसे मारा गया? नैन्सी ने क्या देखा? उनकी मां ने क्या देखा? क्या बच्चों को अंत में ले जाया गया? इन प्रश्नों के उत्तर असहनीय थे और शायद कभी झात न होने वाले। आखिरकार ऑनकर न्यूजीलैंड लौट गए। वे अपनी बहन के बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगे। परिवार को एक साथ उन्होंने आखिरी बार उसी वीडियो में देखा जो उन्हें उनके खाली घर में मिला था। वह वीडियो उनके गायब होने से सिर्फ 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। उसमें घर जीवन से भरा हुआ है। बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा बेटा अपने पहले कदम उठा रहा है, उसकी मां हंस रही है, नैन्सी मुस्कुरा रही है। ऑनकर के लिए वही वीडियो सब कुछ बन गया। ये प्रमाण कि उनकी बहन खुश थी, कि वह प्यार की गई थी, कि एक छोटे से क्षण के लिए सब कुछ छिन जाने से पहले वे एक परिवार थे, जिंदा, साथ और आने वाले समय से अनजान। और आज भी जब भी वह अपनी आंखें बंद करते हैं, उन्हें नैन्सी की मुस्कान दिखाई देती है, मानो वह अब भी उनका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।